कॉस्ट के बारे में बहुत बेसिक्स हमने सीख लिए। कॉस्ट क्या होती है, क्यों लगती है। ओवरऑल हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो प्रोडक्शन में कॉस्ट लगनी ही है, राइट। अब उसके कई तरह के हमने क्लासिफिकेशन भी देखे। तो अब थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल की तरफ चलें। हम देखेंगे किस तरह से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर के हम समझ सकते हैं कि कॉस्ट का बिहेवियर क्या होता है या कॉस्ट के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स का बिहेवियर क्या होता है। मैं आपके लिए एक टेबल बना देता हूं, टेबुलर प्रेजेंटेशन करता हूं कुछ डेटा का। उस हिसाब से हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है। मान लीजिए पहले मैं लेके चलता हूं टोटल फिक्स कॉस्ट। TFC मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या है ना कि कुछ कॉस्ट ऐसी होगी जो हमेशा सेम लगेगी, वो चेंज नहीं होगी आपके आउटपुट के चेंज होने से, उसको हम बोलेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। अब आपकी यूनिट 0 हो तो भी उतनी लगेगी, 1 हो तो भी उतनी लगेगी, 2 हो तो भी उतनी लगेगी। लेट्स से हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है 600 TFC है, तो 1 का आउटपुट है तो भी 600 है, 2 का आउटपुट है तो भी 600 है, when the output reaches 3 तो भी 600। वाई सर, ऐसा क्यों हो रहा है? मान के चलो हम एक प्रेमाइसिस ले रखा है जिसमें हम रेंट भर रहे हैं, तो जब हम रेंट भरेंगे तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि आज ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है तो ज्यादा रेंट दे देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। रेंट इज फिक्स्ड, आप कितना भी प्रोडक्शन करें रेंट उतना ही लगेगा। 4 यूनिट्स रेंट 600, 5 यूनिट्स रेंट 600, 6 यूनिट्स तो भी 600। आप कितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर लीजिए, आपका जो रेंट है वो तो सेम रहेगा। हाँ, अनटिल अनलेस आपका जो आपने जो रेंट पे प्रीमाइसेस लिया है वो पूरा ऑक्यूपाई ना हो जाए। हम फिलहाल मान के चल रहे हैं कि वो पूरा ऑक्यूपाई अभी तो नहीं हो रहा। ले लेते लास्ट 10th यूनिट तक 600 का आपका टोटल TFC टोटल फिक्स कॉस्ट है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, डिफाइन करूं कि टोटल फिक्स कॉस्ट होती क्या है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज, या जिसको हम बोलते हैं TFC, दैट इज सम टोटल ऑफ all the costs incurred in acquiring fixed factors of production. Acquiring fixed factors of production. फिक्स फैक्टर्स को अक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी उसको हम बोलेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। सारी वो कॉस्ट जो फिक्स फैक्टर्स को अक्वायर करने के लिए लगी है दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट। आप समझिए, टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब फिक्स कॉस्ट को जोड़ लो, ऐड कर लो, सारी फिक्स कॉस्ट को ऐड कर लो, दैट विल बी योर टोटल फिक्स कॉस्ट। सो अब क्या है, फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं, वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं, मैं आपको समझा चुका हूं, फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं। क्या है ना कि प्रोडक्शन में कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे शॉर्ट रन के अंदर जो चेंज नहीं किए जा सकते, क्योंकि शॉर्ट रन है, छोटा टाइम पीरियड है। लंबा टाइम पीरियड होता तो हम सारे फैक्टर्स को चेंज कर देते, लेकिन छोटा टाइम पीरियड, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू चेंज सम फैक्टर्स। जैसे मान लीजिए लैंड, जैसे मशीनरी जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये आप इतना जल्दी चेंज नहीं कर सकते कि शॉर्ट रन में चेंज हो जाए। तो इसके लिए वी हैव टू वेट, एंड लॉन्ग रन में ही हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल प्रोडक्शन इनसे डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होता। तुम कितना भी प्रोड्यूस करते रहो, इनकी जो कॉस्ट है वो भी सेम रहेगी और इनका एप्लीकेशन भी सेम रहेगा। कुल मिलाकर के फिक्स फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड एंड दैट्स व्हाई देयर कॉस्ट इज अ फिक्स कॉस्ट। हमने प्रोडक्शन में समझा है ना कि फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फिक्स फैक्टर्स को अक्वायर करने की सारी कॉस्ट को हम टोटल फिक्स कॉस्ट बोलेंगे, एंड इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। It does not change with the change in level of output. आउटपुट बदलेगा तो ये नहीं बदलेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। ठीक है सर। अच्छा, ये हो गई फिक्स फैक्टर की कॉस्ट। सर फैक्टर्स तो दो ही तरह के होते हैं, या तो फिक्स होंगे या वेरिएबल होंगे। तो वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर जो कॉस्ट लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। टोटल को हम बोलेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
तो दूसरा जो यहाँ पे मैं आपके सामने फिगर्स लिखूंगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के होंगे, टीवीसी। क्या होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट? अगेन अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टीवीसी will be the cost of acquiring variable factors. It is the sum total. मैंने sum total क्यों लिखा है? क्योंकि टोटल का मतलब ही क्या हुआ कि सारे वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ लो. इट इज द सम टोटल ऑफ acquiring थोड़ा सा चेंज करता हूं लैंग्वेज में. इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द कॉस्ट्स incurred in acquiring कौन से फैक्टर्स, फिक्स या वेरिएबल? सर वेरिएबल होगा डेफिनेटली. acquiring वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वेरिएबल का मतलब ही होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है या वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट? सो वेरिएबल कॉस्ट मतलब, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द कॉस्ट जो आपने वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे खर्च किए हों. जैसे मान के चलते हैं कि आपने लेबर भी लगाया था प्रोडक्शन की प्रोसेस में, तो वो लेबर जो है ना वो वेरिएबल फैक्टर है. क्यों? क्योंकि कोई भी यूनिट्स नहीं बना रहे तो आप एक भी लेबर नहीं लगाओगे और आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी? 0. समझना ढंग से. कोई प्रोडक्शन नहीं तो कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं. प्रोडक्शन होगा तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी. प्रोडक्शन ज्यादा होता जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा लगती जाएगी. लेकिन यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि हमने पढ़ा है कि प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा अजीब तरीके से बढ़ता है. स्टार्टिंग में प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है. मैं प्रोडक्शन से लिंक कर रहा हूं कॉस्ट को, थोड़ा ध्यान से समझना. स्टार्टिंग में प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है. एक स्टेज के बाद डिक्लाइन करने लग जाता है. दिस इज व्हाट वी नो एज टीपी, टोटल प्रोडक्ट. ऐसे ही बनता है ना टीपी. इस प्रोडक्शन की इस तरह की चाल से हमारा कॉस्ट डायरेक्टली इफेक्ट हो जाता है. ऐसे समझिए कि जब प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है तो कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती है. कॉस्ट कैसे बढ़ती है? धीरे धीरे. आप समझिए, ऊपर आप देख सकते हैं कि जो कर्व है इसकी स्लोप बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, पर यहां पर स्लोप डिक्रीज हो रही है. आप समझिए, देखिए ये फर्क है. जो ये एरो है और जो ये एरो है, इसमें जो फर्क है, एक एरो ऊपर की तरफ बहुत तेजी से जा रहा है, मुड़ रहा है. एक एरो नीचे की तरफ मुड़ रहा है. तो कॉस्ट अगर तेजी से बढ़ेगी, प्रोडक्शन अगर तेजी से बढ़ेगा तो कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ेगी. और जब प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा, इट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट. यहां पे आप देखिए एरो की शेप चेंज हो गई. ये अब एरो नीचे की तरफ है तो हमारी कॉस्ट तेजी से बढ़ेगी. यहां पे एरो ऊपर की तरफ हो जाएगा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन. एज सच मैंने ये टीवीसी का कर्व बनाया है. तो पहले ध्यान रखना कि हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ेगा और उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट तेजी से बढ़ेगा. तो अगर एक यूनिट बनाने पे 100 लगता है तो 2 यूनिट बनाने पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज तो होगी, लेकिन उतनी इंक्रीज नहीं होगी जितनी पिछली बार हुई थी. पिछली बार 100 से इंक्रीज हुई, इस बार सिर्फ 80 से इंक्रीज हुई. ऐसा क्यों हो रहा है बताया मैंने आपको. क्योंकि हमारा प्रोडक्शन इनिशियल स्टेजेस में बहुत तेजी से बढ़ता है और इनिशियल स्टेजेस में जब प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है ना तो पर यूनिट कॉस्ट कम लग रही होती है. कॉस्ट कंपैरेटिवली धीरे धीरे बढ़ेगी अगर आपका प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा उतने ही लेबर को लगाने से. ठीक है. तो 2 यूनिट बनाने के लिए आप ये भी ध्यान रखना कि टीपी में हम है ना टोटल प्रोडक्ट के लिए हम लेबर्स को देखते थे. यहां हम देखते हैं आउटपुट को. यूनिट्स मतलब यूनिट्स ऑफ आउटपुट है कि कितने यूनिट ऑफ प्रोडक्ट हमने बना लिए. तो धीरे धीरे बढ़ाना है, ध्यान रखना. इस बार 100 से बढ़ा था तो उसके बाद 80 से बढ़ा, उसके बाद 60 से बढ़ाएं, ऐसा कुछ करें. तो 240, 40 से बढ़ाएं 280.
लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चलेगा। एक स्टेज पे आकर के हमें क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस लग जाएगा। आप देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस यहां से लगता है, हम ये बात अच्छे से जानते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस जैसे ही लगता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के लगते ही हमारी टोटल कॉस्ट की भी स्लोप चेंज हो जाती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की भी। मतलब अब तक कॉस्ट हमारी धीरे धीरे बढ़ रही थी, अब हमारी कॉस्ट तेजी से बढ़ेगी। तो यहां कॉस्ट बढ़ रही है, हर बार इंक्रीज हुई है लेकिन पिछली बार से कम, लेकिन अब हर बार इंक्रीज होगी, पिछली बार से ज्यादा इंक्रीज होगी। मतलब 100, फिर 80, 60, 40, वापस से हम कहां चले जाएंगे, हम वापस से 60 पे चले जाएंगे, 40 के बाद 60, इस तरह से हमारा काम चलता रहेगा। सॉरी, 60 से बढ़ाना है, सो दिस विल बी 340, 280 के बाद, और उसके बाद यहां से यहां तक का फर्क हुआ 60 का, नेक्स्ट फर्क अपन को डालना है 80 का, सो दिस शुड बी 420। 420 के बाद हम 100 का फर्क भी डाल सकते हैं, सो दिस विल बी 520। इस तरह से हमें इसको बढ़ाना है, और ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम रेट से बढ़ता जाएगा, हो सकता है आगे जाकर के और तेजी से बढ़े। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहां एक स्टेज ऐसी आ गई है जब उल्टा प्रोडक्शन बढ़ने की जगह कम हो रहा है, तो ऐसे केस में हमारी कॉस्ट और तेजी से बढ़ती है। तो एक स्टेज के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये सेम जो पैटर्न अपना रहे थे वो पैटर्न तोड़ करके ये कुछ ज्यादा बढ़ सकते हैं, उसके बाद और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए एक टीवीसी बनाया है। जनरली टीवीसी का जो पैटर्न होता है वो इस तरह का ही होता है। अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह के डेटा आप जब कलेक्ट करेंगे तो ये सब अलग अलग हो सकता है, अलग अलग तरह की इंडस्ट्री में अलग अलग हो सकता है। हो सकता है मार्कर बना रहे हैं तो अलग है, हो सकता है कैलकुलेटर बनाएंगे कल को तो अलग है, राइट, कुछ भी हो सकता है। बट पैटर्न ये है कि पहले टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट एंड आफ्टरवर्ड्स इट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऑलराइट, सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट समझ में आ गया होगा। मैंने छोटा मोटा इनका डायग्राम भी बनाया था आपके लिए, वो भी आपको शायद आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट है कॉस्ट। अब यहीं पे बात करते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या होगी। पहली बार अपन कुछ फॉर्मूले की बात यहां पे करते हैं। मैं कहता हूं कि भाई मेरे जो फैक्टर्स हैं वो दो तरह के, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स फैक्टर पे लगने वाली कॉस्ट कौन सी, फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल फैक्टर पे लगने वाली कॉस्ट कौन सी, वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होगी, इन दोनों का एडिशन, ये हमारी टोटल फैक्टर कॉस्ट होगी। समझना, मेरी टोटल कॉस्ट अगर मैं निकालना चाहूं तो वो कैसे आएगी, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते जाओ हर लेवल पर, वो आपकी टोटल कॉस्ट होगी। मेरी जेब से फिक्स कॉस्ट भी जा रही है, मेरी जेब से वेरिएबल कॉस्ट भी जा रही है, तो कुल मिला के मेरे यहां से कितनी कॉस्ट जा रही है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिला करके। सो आई कैन से दैट टीसी इक्वल्स टू टीवीसी प्लस टीएफसी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को ऐड करने से मेरे पास क्या आता है, टोटल कॉस्ट आता है। करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमारे पास वैल्यूज आएंगी, रिसीव होंगी। 0 यूनिट्स पर टोटल फिक्स कॉस्ट इज 600 एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 0, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, 600 प्लस 0, 600, ठीक है ना। नेक्स्ट लेवल पर देखिए, 1 यूनिट जब हम बना रहे हैं तो टोटल फिक्स कॉस्ट लग रही है 600 एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट लग रही है 100, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 600 भी और 100 भी 700। ऐसे ही अगले पे 600 प्लस 180, 780, 840, 880, फिर अगले लेवल्स हो जाएंगे आपके पास 600 प्लस 340, 940, 600 प्लस 420, 1020, 600 प्लस 520, 1120, 600 प्लस 640, 1240, 600 प्लस 795, 1395,
और 600 प्लस 1000 दैट विल बी 1600। तो 10 यूनिट बनाने की हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हुई 1600, 5 यूनिट बनाने की कितनी हुई 940। ऐसे करके हमारे पास हर लेवल की टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे ये भी मैं आपके लिए लिख देता हूं, हाउ टू डिफाइन टोटल कॉस्ट। ऐसा आप बताइए इसके लिए क्या, किस तरह से हम इसको डिफाइन करें। कोई पूछे क्या टोटल कॉस्ट क्या होती है, हाउ टू डिफाइन इट। सिंपली हम कह देंगे कि सारी कॉस्ट का सम टोटल कॉस्ट होता है, राइट। सो टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट शॉर्ट में लिखेंगे टीसी। क्या होता है टोटल कॉस्ट, सम टोटल ऑफ ऑल द कॉस्ट्स, sum total of all the costs incurred in the process of production। मतलब फिक्स भी ले लो और वेरिएबल भी ले लो। इट कंसिस्ट्स ऑफ both fixed cost and variable cost। इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी आती है, वेरिएबल कॉस्ट भी आती है, दोनों आ जाती है। ठीक है सर, फॉर्मूला क्या हो गया, टीसी इक्वल्स टू टीवीसी प्लस टीएफसी। अब मैं बोलता हूं कि इन फिगर्स को हम प्लॉट करने चले अगर ग्राफ पर, तो हमें इन कर्व्स की शेप भी पता पड़ जाएगी। मैं अंदाजे से इनकी शेप आपके लिए बना देता हूं। अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि डेटा को देख करके हम शेप जज कर सकते हैं, राइट। हमें हर एक चीज को प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। तो आई विल ड्रॉ 3 थिंग्स फॉर यू। वन इज टोटल फिक्स कॉस्ट। तो वो तो बहुत आसान है भाई, जीरो आउटपुट, एक्स वाई एक्सेस, यहां पे है हमारी कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट लगेगी हमेशा 600। 1 यूनिट का प्रोडक्शन हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, कितना भी हो, प्रोडक्शन कितना भी हो, आउटपुट कितना भी आए, हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट विल बी 600 600 600 600 600 600 एट ऑल पॉइंट्स। सो मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह से डिपिक्ट कर सकता हूं कि मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व जो होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। सिंपल है, क्योंकि ये हर जगह पे सेम था। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। मैंने इसके लिए तो आपको ग्राफ बना के दिखाया भी है। एक स्टेज तक तो हमारा टीवीसी जो है वो इंक्रीज होता है, डिमिनिशिंग रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, हर बार बढ़ रहा है। देखो कम कहीं नहीं हुआ, कॉस्ट कम होती ही नहीं है। आप प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ाते जाओ तो टोटल कॉस्ट हमेशा बढ़ेगी। पिछली बार से ऐसे थोड़ी कि भाई आप 10 यूनिट बना रहे हो तो कॉस्ट कुछ आ रही है और 11वीं यूनिट पर टोटल कॉस्ट कम हो गई, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो टोटल कॉस्ट तो हमेशा बढ़ेगी, वो वेरिएबल हो या टोटल हो, ये कॉस्ट हमेशा बढ़ेंगी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन इनके बढ़ने की रेट चेंज हो सकती है। तो इनिशियली दे वर इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट धीरे धीरे, लेकिन एक स्टेज के बाद जैसे ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस लगा, ये बढ़ने लग जाएंगे एट अ ग्रेटर रेट, एट इंक्रीजिंग रेट। तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ऑब्वियसली बिकॉज जीरो का आउटपुट होने पर जीरो टीवीसी लगती है। इट विल इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुछ इस तरह का होगा जो इनवर्स एस शेप में है। एस ऐसा होता है, उसको इलोंगेट कर दें ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये इनवर्स एस शेप है, ये ऐसी शेप है एस की उल्टी। सो आई कैन से दैट टीवीसी इज इनवर्स एस शेप्ड कर्व। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ऑरिजिन से स्टार्ट होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज जीरो आउटपुट पर टीवीसी जीरो लगना है। ठीक है सर, अब टीवीसी और टीएफसी तो हो गए, इन दोनों को जोड़ करके बनता है टीसी। मैं बोलूं कि टीसी ऐसा होगा जो टीवीसी और टीएफसी को जोड़ के बनेगा। मतलब अगर मैं टीवीसी वाले ग्राफ को खिसका करके 600 से चालू करूं तो वो मेरा टोटल कॉस्ट का कब होगा, आप समझिए। 0 यूनिट पर भी टोटल कॉस्ट कितना है 600, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर।
लेकिन बाद में ये वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो टीवीसी फॉलो कर रहा है। मतलब ये एक तरह से टीसी और टीवीसी में बराबर बराबर गैप है, हर जगह पे 600 600 का, यहां पे भी 600, यहां पे भी 600, हर जगह पे 600, हर जगह पे 600 का डिफरेंस है। यू टेक एनी वैल्यूज, कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट लीजिए, उसके सामने टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस जो है वो 600 का है, उतना ही रहेगा। वाई? बिकॉज टीएफसी रिमेन्स द सेम। तो मैं कह सकता हूं क्या कि लगभग ऐसा होगा टीसी कि हर पॉइंट पे वो सेम गैप रखता हो। आप इसको पैरेलल समझने की गलती मत करना। टीसी एंड टीवीसी नीड नॉट बी पैरेलल। समझिए, पैरेलल अलग चीज है। पैरेलल मतलब उनके बीच में डिस्टेंस सेम है। मैं बोल रहा हूं यहां पे डिस्टेंस सेम नहीं है, यहां पे वर्टिकल डिस्टेंस सेम है। वर्टिकल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस में फर्क है। जैसे मैं बोलूं डिस्टेंस देखना है ना टीसी और टीवीसी में, तो डिस्टेंस आप देखेंगे ऐसे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब इसी पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर इन दोनों में वर्टिकली कितना फर्क है, वो वर्टिकल फर्क हर जगह पे सेम रहेगा। कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। द गैप बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज द सेम, ठीक है, बट टीसी एंड टीवीसी आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। व्हाई? बिकॉज द गैप मीन्स द वर्टिकल गैप. Gap means the vertical distance. So the distance between TVC and TFC is same, but that is only the vertical distance, not the shortest distance. ठीक है? तो TC और TVC को हम पैरेलल तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। हाँ, इनके बीच में गैप सेम है तो भी पैरेलल नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। TC TVC की बात थोड़ी थोड़ी समझ में आती है सर। इनफैक्ट हमने TVC के जैसा ही बनाया है TC, बस स्टार्ट कहां से किया है हमने? 600 से। अगर मैं टीवीसी को यहां से उखाड़ करके 600 पे लगा दूं, स्टार्टिंग पॉइंट 600 बना दूं ओरिजिन की जगह, तो ये वैसा ही हो जाएगा जैसा टीसी है। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आती है। तो टीसी, टीएफसी, टीवीसी तीनों के कर्व्स भी समझ में आए। स्टार्टिंग में टीवीसी बढ़ेगा बट एट डिमिनिशिंग रेट, बाद में टीवीसी बढ़ेगा बट एट इंक्रीजिंग रेट। ऐसा ही सेम टीसी के साथ है। टीसी कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। एट फर्स्ट यूनिट, इसको नोट करना है इस पॉइंट को, एट फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट, सॉरी एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट जब आउटपुट जीरो होगा तो टीसी एंड टीएफसी आर इक्वल। जीरो लेवल के आउटपुट पे टीएफसी और टीसी बराबर हैं, होना ही है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टीवीसी जीरो होगा। ये बात तो श्योर है ना कि जीरो आउटपुट पर टीवीसी जीरो होगा। तो जब जीरो आउटपुट पर टीवीसी जीरो होगा तो टीएफसी और टीसी के बीच में फर्क क्या बचेगा? कुछ नहीं। टीएफसी और टीवीसी को जोड़ करके टीसी बनता है, ठीक है। एक वैल्यू उसमें जीरो है तो टीएफसी इक्वल टू टीसी हो जाएगा, सिंपल बात। तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे कभी अगर आपको टोटल कॉस्ट दे रखा है और टोटल फिक्स कॉस्ट मिल नहीं रहा, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं जो टोटल कॉस्ट है वही टोटल फिक्स कॉस्ट है। इस तरह के जो फीचर्स हैं ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। मैं आपको बताऊंगा एंड में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं हमें, ठीक है। सो इतना हो गया तो हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कॉस्ट की हम बात करते हैं कि टोटल कॉस्ट के बाद हम एवरेजेस को ले लेते हैं, एवरेज कॉस्ट को। स्टार्ट करते हैं एवरेज कॉस्ट से ही। एवरेज कॉस्ट, दूसरा नाम है एवरेज टोटल कॉस्ट। मतलब हम कह सकते हैं एसी या एटीसी दोनों ही इसी के नाम है। एसी कहूं तो भी यही समझना, एटीसी कहूं तो भी यही समझना। एवरेज कहां से आया सर? देखो भाई, हम टोटल निकाल रखा है, यूनिट से डिवाइड करते हैं, एवरेज आ जाएगा, सिंपल है। एवरेज कैसे निकलता है किसी चीज का? टोटलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। सो व्हाट इज एवरेज कॉस्ट एक्चुअली? जब भी हम किसी चीज का एवरेज निकाल रहे हैं तो हम क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि पर यूनिट का पता लग जाए कि ऑन एन एवरेज हर यूनिट का कितना कॉस्ट लग रहा है।
जैसे आप यहां पे बता नहीं सकते जज करके कि हर यूनिट का कितना कॉस्ट लग रहा है। आप बोल सकते हो कि फर्स्ट यूनिट का जब प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका 700 रुपए लग रहा है। आप ये बोल सकते हो 5 यूनिट बन रही है तो उन सबका मिलाकर के 940 लग रहा है। अरे भाई, हर एक का कितना लग रहा है, पर यूनिट कितना लग रहा है, और ये पर यूनिट हर तरह के लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे बदल जाएगा, क्योंकि हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे कॉस्ट बदल गई है और वो कॉस्ट बराबर बराबर नहीं बढ़ रही है, उसका बढ़ने का पैटर्न थोड़ा आड़ा टेढ़ा है। तो समझिए, एवरेज कॉस्ट मतलब इट मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये बात ध्यान रखना कि ये जो पर यूनिट है ना, ये एवरेज के लिए हमेशा आता है। जहां भी एवरेज होगा वहां पे पर यूनिट आएगा। कहने का मतलब एवरेज का मतलब ही होता है पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज कॉस्ट का मतलब कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे ही एवरेज प्रोडक्ट कोई पूछता क्या होता है तो प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो पर यूनिट वर्ड का मतलब ही हो गया कि हम तलाश कर रहे हैं किसकी, एवरेज की। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज तो उसका मतलब वी आर सर्चिंग फॉर पर यूनिट, वेदर इट इज कॉस्ट, वेदर इट इज प्रोडक्शन, वेदर इट इज रेवेन्यू, व्हाटएवर। ठीक है, सो एवरेज कॉस्ट इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट तो समझ में आ गया, इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं। एसी इक्वल्स टू होगा टीसी, टोटल कॉस्ट, डिवाइड बाय क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करो, आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। थोड़ा सा हम इसकी भी वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर इसका भी डायग्राम देखेंगे। टोटल कॉस्ट के बाद एवरेज कॉस्ट। अब करना कुछ नहीं है, हमें जो भी टोटल कॉस्ट है उसको उसके रेस्पेक्टिव यूनिट से डिवाइड करना है। 700 डिवाइड बाय 1, 780 डिवाइड बाय 2, 840 डिवाइड बाय 3, 880 डिवाइड बाय 4, इस तरह से हमें निकालना है। चालू करते हैं। पहले लेवल पर 600 को 0 से डिवाइड करूंगा तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 मतलब वैल्यू आती है इंफिनिटी। हम ऐसी कोई वैल्यू नहीं चाहते, तो मैं इस वाली वैल्यू को निकालता ही नहीं हूं। कई सारे बुक्स में आपको मिल जाएगा कि भाई यहां पे इन्फिनिटी दे रखा है। मैं बोलता हूं वो ठीक है, सही है, पर प्रैक्टिकलिटी में आप उसका कोई एप्लीकेशन नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको डैश लिखता हूं। मैं बोलता हूं इसको निकालना ही नहीं है, इट इज नॉट टू बी जज्ड एट दिस लेवल। टीसी एट फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट कितना होगा, सॉरी, एसी एट फर्स्ट यूनिट आउटपुट विल बी टीसी डिवाइड बाय क्यू, मतलब 700 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा, सेम 700 ही आएगा। सेकेंड लेवल पर 780 डिवाइड बाय 2, क्यों 780 कहां से आया, दिस इज 780, 2 कहां से आया, दिस इज 2। तो 780 डिवाइड बाय 2 करने से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ऑफ सेकेंड यूनिट। ठीक है, 780 डिवाइड बाय 2 बिकम्स 390। ये हमारी एवरेज कॉस्ट एट सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल कॉस्ट है 840 और यूनिट्स है 3, 840 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट एट थर्ड लेवल आ जाएगी। 840 डिवाइड बाय 3, दिस विल बी 280। फिर से चेक कर लेता हूं, 3, ओके फाइन। नेक्स्ट लेवल जज करने के लिए 880 डिवाइड बाय 4 करेंगे, 880 डिवाइड बाय 4, 220 लेवल का हमारा क्या आएगा, एसी आ जाएगा 220, 220। इस तरह से हम सारे लेवल्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका 940 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा, सो दिस विल बी 188। नेक्स्ट आपका है 1020 डिवाइड बाय 6, दैट विल बी 180। फाइन। नेक्स्ट है आपका 1120 डिवाइड बाय 7, दिस विल बी
160, sorry, this is 170, I guess. 6, okay, 170. Next, 1240 divided by 8. This value should be 155. Next, 1395 divided by 9. This value should be again 155. And last value should be 1600 divided by 10. That will be 160. मैं इतना धीरे धीरे कैलकुलेशंस क्यों कर रहा हूं और क्यों पूरा इतना डिटेल में समझा रहा हूं? देखो, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, एक बार आपको समझ में आएगा ना तो फिर आपको भी भूलोगे नहीं। और ये डिफिकल्ट बन जाता है अगर आप इसको रटने की कोशिश करो या इसको ऐसे याद रखने की कोशिश करो, अच्छा इसकी शेप तो यू शेप होती है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इस तरह से नहीं होगा काम। आपको ऐसे ही डिटेल में समझना पड़ेगा एक बार। सो एवरेज कॉस्ट हमने हर लेवल की निकाल ली, ठीक है। सो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। आप अब थोड़ा ऑब्जर्व करना चालू करो एवरेज कॉस्ट में हो क्या रहा है। एवरेज कॉस्ट पहले बहुत थी, ज्यादा थी, फिर कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई। लोएस्ट पॉइंट पहुंचने के बाद वापस इंक्रीज कर रही है। कोई भी ऐसा कर्व जो पहले ज्यादा हो, बीच में कम हो जाए, फिर वापस बढ़ने लग जाए, तो दैट विल फॉर्म अ यू शेप। आई होप आपको यू शेप समझ में आ गया हो कैसे हो रहा है। तो एवरेज कॉस्ट कर्व का जो शेप हो जाता है ना, वो यू शेप होता है, और एक अच्छा यू शेप होता है एवरेज कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट कर्व इज अ यू शेप कर्व। मैं यहां पे लिखता हूं क्वांटिटी या आउटपुट, यहां पे लिखता हूं कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट स्टार्ट हुई है, देखिए 700 से, नीचे जा रही है, 155 तक पहुंच गई, उसके बाद फिर से उठ रही है। अब अपन यहीं तक की स्टोरी देख पा रहे हैं क्योंकि हमने 10 तक का डेटा लिया है, लेकिन अगर अपन डेटा और आगे बढ़ाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि एवरेज कॉस्ट फिर से बढ़ करके ऊपर आ गई है। AC इज अ यू शेप्ड कर्व। एवरेज कॉस्ट कर्व इज अ यू शेप्ड कर्व। तो ये सारी बातें हमें एवरेज कॉस्ट के बारे में पता पड़ी कि AC इज अ यू शेप्ड कर्व, और ऐसा क्यों है ये भी पता पड़ गया। इसकी ऐसी शेप इसलिए आई होगी जरूर से क्योंकि शुरुआत में प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, शुरुआत में इकोनॉमीज ज्यादा है, डिसइकोनॉमीज कम है, शुरुआत में ऐसा एरिया है जहां आपको प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस नहीं लग रहा है। लेकिन एक स्टेज के बाद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस लगने लग जाता है और आपका कॉस्ट फिर से बढ़ने लग जाता है। तो शुरुआत में आपको कॉस्ट में ड्रॉप फील होता है क्योंकि बढ़िया हो रहा है, हर लेबर के आने की वजह से तेजी से प्रोडक्शन बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन एक स्टेज के बाद जब फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर अच्छे से मिक्स हो गए तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि कॉस्ट फिर से बढ़ने लग गई। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। रीजन व्हाई AC इज यू शेप्ड इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो एक तरह से हमने कॉस्ट के अंदर किसी एक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक का रीजन कहां फाइंड किया? प्रोडक्शन में। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, एवरेज कॉस्ट के बाद हमें निकाल सकते हैं अब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट दोनों। समझिए, टोटल कॉस्ट से निकला एवरेज कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकलेगा क्या? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल फिक्स कॉस्ट से क्या निकलेगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट के साथ साथ हम दो और चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विच बिकम्स AVC, एंड अनदर इज एवरेज फिक्स कॉस्ट विच बिकम्स AFC। निकाल लेते हैं जरा, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, इनके बारे में भी बात करेंगे। अभी फिलहाल आप एक बार एवरेज कॉस्ट तक समझ चुके हो, तो जिस तरह से एवरेज कॉस्ट निकालते हैं उसी तरह से एवरेज वेरिएबल और एवरेज फिक्स कॉस्ट निकलेगा। मतलब जहां हम TC डिवाइड बाय आउटपुट करते थे तो AC आता था, वैसे TVC डिवाइड बाय आउटपुट करेंगे तो AVC आएगा। V कॉमन है ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों के बीच में लिंक है। क्यों? ये भी वेरिएबल कॉस्ट, ये भी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिर से सुनना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे आउटपुट से, यूनिट से, तो आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा।
आई कैन से दैट एवीसी आपका निकालने का तरीका क्या हुआ, एवीसी इक्वल्स टू टीवीसी डिवाइड बाय क्यू। निकाल देते, लेट्स कैलकुलेट इट। टीवीसी डिवाइड बाय क्यू पहले लेवल पे तो हम कर देंगे डैश, हमें नहीं निकालना पहला वाला लेवल, क्योंकि पहला लेवल में यूनिट्स हैं 0। फिर नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, टीवीसी 100 डिवाइड बाय यूनिट्स 1, तो 100 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट इज 180 डिवाइड बाय 2, 90। 240 डिवाइड बाय 3, 80। 280 डिवाइड बाय 4, 70। 340 divided by 5. This should be 68. 420 divided by 6. 70. 520 divided by 7. This will be 49, then 30, 75, 74, 28, 28, 22, 20, 27, 2 and 6 will be 8. 74.28 something. Next is 640 divided by 8. That will be 80. आप जज कर पा रहे होंगे एवीसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, ये ड्रॉप कर रहा है, मिनिमम पे पहुंच गया, 68 इज द मिनिमम, उसके बाद फिर से इंक्रीज करने लगा, तो ये भी यू शेप की तरफ जा रहा है। पूरा निकाल लेते हैं, जज कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। 795 डिवाइड बाय 9 विल बी 9872, then 75. This should be 795 divided by 9. It will be 88.33 to be precise. Last value 1000 divided by 10. It will be 100. टोटल हमारे पास ये सारी एवीसी की वैल्यूज आ गई। हमने ये ऑब्जर्व करा कि एवीसी कम हुआ स्टार्टिंग में, मिनिमम पे पहुंचा, फिर वापस इंक्रीज करने लगा। अगेन एवीसी का भी शेप कैसा हो जाएगा, यू शेप। एवीसी विल ऑल्सो बी अ यू शेप कर्व, क्योंकि पहले ज्यादा था, कम हुआ, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचा, फिर इंक्रीज कर रहा है। लेकिन कंपैरेटिवली ये एसी के कंपैरिजन में थोड़ा नीचे होगा, क्योंकि एसी की वैल्यूज देखो इसके कंपैरिजन में हायर है हर जगह पे एसी ज्यादा है, एवीसी उससे कम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर एसी बनता है कहीं यहां पे, तो एवीसी बनेगा उससे नीचे, एसी बनेगा ऊपर, एवीसी बनेगा नीचे। इनफैक्ट हम एसी और एवीसी के बीच में गैप की बात भी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एसी और एवीसी के बीच में गैप पहले 600 था, बाद में 300 रह गया, फिर 200 रह गया, फिर 150 रह गया, कम होता जा रहा है। हर जगह पे एसी और एवीसी का बीच का डिफरेंस कम होता जा रहा है। इनफैक्ट आगे जाकर के तो हमें ऐसा भी दिख रहा है कि ये गैप घट घट करके सिर्फ 60 का रह गया। ऐसा क्यों हो रहा है? वाई इज दिस हैपनिंग? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज इन दोनों के बीच में एक गैप होता है, दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। समझाता हूं, एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू निकालने से पहले एक बार एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन समझ ले। हाउ डू वी डिफाइन इट? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम एवीसी भी बोलते हैं शॉर्ट में।
sum total of all the variable cost. It is the sum total of costs, sorry, एवरेज है तो पर यूनिट होना चाहिए ना. It is variable cost per unit of output produced. It is a sum total of, sorry, it is a variable cost per unit of output produced. जितना आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, वो भी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, फिक्स कॉस्ट वाला पोर्शन नहीं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट वाला पोर्शन. मतलब आप समझिए कि एवरेज कॉस्ट जो है ना वो भी दो चीजों के सम से मिली बन के बनी है. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होगा इसमें और एवरेज फिक्स कॉस्ट भी होगा. तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमें एवरेज चाहिए, लेकिन वो सिर्फ वैसा वाला चाहिए जो वेरिएबल फैक्टर्स को एट्रीब्यूट करता है. दैट विल बी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन की पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. फॉर्मूला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या हो जाएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी. इनफैक्ट थोड़ा सा अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें अभी एक चीज दिखी कि एवरेज कॉस्ट होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. सो मैं इस फॉर्मूले से भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकता हूं. भाई एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज कॉस्ट होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का सम. तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा? एवरेज कॉस्ट में से एवरेज फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो. मतलब इसको इधर ले आओ, नेगेटिव साइन लगा दो. कुल मिलाकर के मेरे पास एवरेज कॉस्ट को निकालने का एक फॉर्मूला एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स कॉस्ट है और दूसरा फॉर्मूला है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी. ये दो तरह के फॉर्मूले से मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकता हूं. इसका जो ग्राफ था वो भी हमने देख लिया कि ये भी यू शेप्ड होने वाला है. कैसे जज किया? हमने देखा कि शुरुआत हुई है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की 100 से और ये डिक्लाइन करते गया है. 68 इसका मिनिमम पॉइंट रहा है, उसके बाद फिर से बढ़ने लगा है, फिर से 100 पहुंच गया. तो यू शेप ही तो हुआ. पहले ज्यादा था, कम हुआ, मिनिमम पहुंच गया और फिर इंक्रीज करने लग गया. मैं बोलता हूं इसको और आगे तक इंक्रीज करना पड़ेगा. आप याद करिए एवरेज कॉस्ट के लिए हमने इसको और आगे डेटा को और आगे कंटिन्यू करने की सोची थी. तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा ना तो इस तरह का नजर आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. इसी के साथ अगर एवरेज कॉस्ट प्लॉट करूं तो एवरेज कॉस्ट कुछ ऐसा नजर आएगा. एवरेज कॉस्ट भी यू शेप है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप है, लेकिन अब ये अलग ही दिशाओं में जा रहे हैं थोड़े थोड़े. इनके बीच में पहले गैप ज्यादा था, धीरे धीरे गैप कम हो गया, गैप कम हो गया, गैप कम होता जा रहा है. ये गैप जो है ना, ये गैप होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट के बराबर, AFC के बराबर. थोड़ा वैसा ही लिंक्ड, वैसा का वैसा ही सिनेरियो है जैसा आपको टोटल कॉस्ट में देखने को मिला था. टोटल कॉस्ट में हमने क्या देखा था? हमने देखा था टोटल कॉस्ट में एक होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है टोटल फिक्स कॉस्ट और एक होती है टोटल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट में और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो ये फर्क है ये किसके बराबर है? TFC के बराबर. वैसे ही एवरेज कॉस्ट में, एवरेज कॉस्ट को एवरेज टोटल कॉस्ट भी तो बोलते हैं. तो एवरेज कॉस्ट में और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो फर्क है, ये जो फर्क है ये किसके बराबर है? एवरेज फिक्स कॉस्ट के बराबर. हर बार एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू बदलती है. यहां पे तो टोटल फिक्स कॉस्ट था तो वहां वैल्यू नहीं बदल रही थी, इसीलिए हर जगह ये गैप सेम था. लेकिन यहां पे ये गैप कम होता जा रहा है क्योंकि हर बार ज्यादा आउटपुट लाने से एवरेज फिक्स कॉस्ट घटती जा रही है. क्या कॉन्सेप्ट है? थोड़ा सा मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट का वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, फिर और अच्छे से आपको समझ में आएगा. निकालते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट. कैसे निकलेगा सर? हर एवरेज वैसे ही निकलता है. एवरेज फिक्स कॉस्ट निकलेगा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी करके. टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी. सर टोटल फिक्स कॉस्ट यहां पे है 600
यहां पे है 0, 600 डिवाइड बाय 0 डैश। नेक्स्ट लेवल होगा 600 डिवाइड बाय 1, 600, 600 डिवाइड बाय 2, 300। क्या कर रहा हूं मैं टोटल फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर रहा हूं। टोटल फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से, इसको क्यू बोलेंगे। आप बार बार अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ध्यान रखिए कि यूनिट जो है वो क्यू है, क्वांटिटी है। 600 डिवाइड बाय 2, 300, 600 डिवाइड बाय 3, 200, 600 डिवाइड बाय 4, 150, 600 डिवाइड बाय 5, 120, 600 डिवाइड बाय 6, 100। क्या बात है, अब तक तो कम होता है। 600 डिवाइड बाय 7, 600 डिवाइड बाय 7, 85.71, 85.71। नेक्स्ट 600 डिवाइड बाय 8, इट शुड बी 75। चेक कर लेते हैं। 600 डिवाइड बाय 8, 75, ठीक है। नेक्स्ट 600 डिवाइड बाय 9, 600 divided by 9 should be 66.66 something. Let's check. 600 divided by 9, 66.66. Okay. Next 600 divided by 10, 60. एवरेज फिक्स कॉस्ट में हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये शुरुआत 600 से हुई, फिर कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, और कम और कम और कम। ये तो गिरती ही जा रही है। इसमें बाकी किसी की तरह नहीं हुआ कि एक बार फॉल करने के बाद वापस राइज हुआ हो। तो AFC विल नॉट बी अ यू शेप्ड कर्व। AFC कर्व कैसा होगा? जो शुरुआत में ज्यादा था, बाद में कम हो गया और कम होता चला गया। AFC विल बी समथिंग लाइक दिस। एक ऐसा कर्व आ जा रहा है, कम होता जा रहा है। इस तरह के कर्व को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, क्योंकि इसके नीचे फॉर्म होने वाले रेक्टेंगल्स का एरिया बराबर होता है। पर आप समझना, आप जरा देखना, ऑब्जर्व करना। मैं अगर एक ही ग्राफ पे AFC बना दूं, ये हुआ आपका AFC, AVC बना दूं जो कि यू शेप होता है, ये आपका यू शेप AVC। ये दोनों क्रॉस करेंगे, कट करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, इट कैन बी एनीवेयर, ये थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, लेकिन AC यहीं पे होगा। उसके और AVC के बीच में जो गैप है वो पहले उतना था जितना 0 और AFC के बीच में था। फिर ये गैप कम होता जा रहा है क्योंकि 0 और AFC के बीच में गैप कम होता जा रहा है। एंड में 0 और AFC के बीच में सिर्फ इतना सा गैप है, इसीलिए AVC और AC के बीच में भी इतना सा ही गैप है। ये ऊपर वाला कर्व AC था। सो AC और AVC के बीच का गैप कम होता जा रहा है। AC और AVC के बीच में जो गैप होता है वो AFC के बराबर होता है। मतलब 0 और AFC में जितनी ऊंचाई होगी उतनी ही फर्क होगी AC और AVC के अंदर। और क्योंकि ये ऊंचाई कम होती जा रही है तो इन दोनों के बीच का फर्क भी कम होता जा रहा है। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ होता है। टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में हर टाइम डिफरेंस कितना था? जितना 0 और TFC के बीच में था। अब किस्मत से TFC तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जब हम उसका एवरेज निकाल रहे हैं तो वो एवरेज हर बार चेंज हो रहा है और एवरेज हर बार कम हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है? AC और AVC के बीच का गैप जो है वो हर बार कम होता जा रहा है। क्या ये आगे जाकर के कभी क्रॉस करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि AFC की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। AFC की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। दैट्स व्हाई the gap between AC and AVC will always be there। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। थोड़ा सा मैं कुछ नोट करना चाह रहा हूं, वो नोट करता हूं। आप अगर कॉपी करना चाहते हैं तो उसको कॉपी करते रहिएगा। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? AVC की। अभी तो फिलहाल AVC चल रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में हमने क्या देखा? बोथ AC and AVC are U-shaped। और इसका रीजन क्या है? जो AC में था वही रीजन यहां पे भी है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस लग रहा है।
पहले आपको रिटर्न्स इंक्रीजिंग मिल रहे थे, अब डिमिनिशिंग मिलने लगे हैं और नेगेटिव मिलने वाले हैं। तो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, सही है। एवीसी और एसी दोनों ही यू शेप्ड होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस लग रहा है। एक और बात है, एसी और एवीसी के बीच में जो गैप है वो होता है एएफसी। एसी एंड एवीसी, सॉरी, गैप बिटवीन AC and AVC is due to AFC. Since AFC reduces as the production increases, यही तो हुआ है। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, AFC कम होता जा रहा है और लगातार कम हुआ है। Since AFC reduces as the production increases, the gap between AC and AVC reduces, ये गैप कम होता जाता है क्योंकि AFC की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए इन दोनों के बीच का गैप भी कम हो रहा है। तो मैं AVC को अगर ड्रॉ करूं तो कैसा होगा? यू शेप्ड होगा, लेकिन इसको थोड़ा अलग पहचानने के लिए हमें इसके साथ साथ AC को भी ड्रॉ करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि दोनों के बीच में गैप कैसा है, कम होता जा रहा है। ये गैप कम हो गया, ये गैप यहां पे ज्यादा था। वापस से हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करेंगे, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे। तो हर पॉइंट पे AC और AVC में गैप जो है वो कम होता जा रहा है। आगे जाकर के गैप बिल्कुल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि AFC कैन नेवर बी जीरो। AFC कैन रिड्यूस टू वेरी स्मॉल डिजिट्स। जैसे जैसे आप आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ा लोगे, AFC बहुत कम हो जाएगा, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको समझ में आया। अब अपन को बात करनी है किसके बारे में? एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में। ये कैसा कर्व होता है? ये ऐसा कर्व होता है जिसके नीचे फॉर्म होने वाले रेक्टेंगल्स का एरिया हमेशा सेम हो। इस तरह के कर्व को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस तरह का हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था, वहां पे भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व था। खैर, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो AFC is a rectangular hyperbola curve. जरा इसके बारे में नोट करें। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जब तक खुद से नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं खुद से, वैल्यूज खुद से नहीं लिखेंगे, कर्व खुद से ड्रॉ करने की एक दो बार अगर नहीं ट्राई करेंगे, तब तक थोड़ा सा मुश्किल ही समझ में आएगा। पर हाँ, अगर एक बार समझ में आया, कभी नहीं भूलोगे इसको, क्योंकि जिस अप्रोच से अपन पढ़ रहे हैं वो एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है। हम रियल में डेटा लेकर के रियल में उसका डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर कर्व्स की तरफ जा रहे हैं और फिर रिलेशनशिप देख रहे हैं। खैर, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, also known as AFC, average fixed cost। क्या होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट? इट इज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। वही डेफिनेशन हर जगह का हमारी है। Per unit of output produced, fixed cost per unit of output produced is average fixed cost. It
reduces as the output increases. But will never be zero. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज TFC कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं। तो कोई भी नंबर डिवाइड बाय कोई भी नंबर हो वो तब तक जीरो नहीं होगा जब तक न्यूमरेटर में जीरो ना हो। समझना, आप बड़े से बड़ा नंबर ले लो, 600 डिवाइड बाय 600 भी कर लो ना तो भी 1 आएगा। आप 6000 डिवाइड बाय 600 कर लो तो भी जीरो तो नहीं आएगा। कितनी भी छोटी वैल्यू हो जाए जीरो तभी आएगी जब जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग हो। It is because TFC can never be zero. जब टोटल फिक्स कॉस्ट ही जीरो नहीं हो सकता तो उससे निकलने वाला एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे जीरो हो जाएगा? ठीक है, सो फॉर्मूला इज एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। सर अभी कुछ और फॉर्मूले की भी बात हुई थी। देखो भाई, एवरेज कॉस्ट होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। तो अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को इस साइड ले आऊं तो क्या हो जाएगा मेरे पास? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट उधर आइसोलेट हो जाएगा। कैसे निकलेगा? एवरेज कॉस्ट में से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके। प्रूव करो सर कि ये बात सच है। कर देते हैं प्रूफ। एवरेज कॉस्ट में से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालते जाओ हर लेवल पर। 280 माइनस 80 200 आ रहा है, वाह। 188 माइनस 68 120 आ रहा है। 170 माइनस 70 100 आ रहा है। 160 माइनस 74.28 समथिंग तो 85.72 समथिंग आएगा, मतलब वही उसके बाद उसकी वैल्यू आ गई। 155 माइनस 80 75, 390 माइनस 90 300। तो अगर एवरेज कॉस्ट है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखा है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, दैट विल बी योर एवरेज फिक्स कॉस्ट। सर ऐसा भी तो पढ़ा था कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आता है अगर हम एवरेज कॉस्ट में से एवरेज फिक्स कॉस्ट माइनस कर दे तो। बिल्कुल आएगा भाई। दो चीजें ए और बी, उनको जोड़ करके सी आता है, तो सी में से ए को माइनस करो तो बी आएगा, सी में से बी को माइनस करो तो ए आएगा। यही तो होगा, और क्या हो सकता है? तो 700 में से 600 माइनस करो तो 100 आ जाएगा। 390 में से 300 माइनस करो तो 90 आ जाएगा। कहने का मतलब दोनों ही फॉर्मूले सही हैं। AFC इक्वल्स टू AC माइनस ABC या ABC इक्वल्स टू AC माइनस AFC, दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, दोनों ही फॉर्मूले वर्क करेंगे। AFC का कर्व कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होगा। मैं आपके लिए बना देता हूं फिर से। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व ऐसा होता है जिसके नीचे फॉर्म होने वाले सारे रेक्टेंगल्स का एरिया क्या हो? सेम हो। इस तरफ लेते हैं आउटपुट, यहां आ जाएगी कॉस्ट, आउटपुट कॉस्ट, और एक कर्व बनेगा जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। AFC इसका नाम होगा। इसके नीचे फॉर्म होने वाले कोई भी रेक्टेंगल्स हो उनका एरिया विल बी सेम। तो क्या कह सकता हूं कि AFC इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व? AFC is a rectangular hyperbola क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? जिसके नीचे फॉर्म होने वाले रेक्टेंगल्स का एरिया सेम हो, मतलब जिसकी टोटलिटी में वैल्यू सेम हो। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एक साइड इंटू दूसरी साइड, मतलब कहने का मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ में आ गया कॉस्ट और ब्रेड्थ में आ गया आउटपुट, मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से मल्टीप्लाई करो तो टोटल जो है वो हर बार सेम आएगा, हर बार सेम आएगा। मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया या इसके दूसरे वाले रेक्टेंगल का या तीसरे वाले रेक्टेंगल या जो भी रेक्टेंगल बन सकता है इसके नीचे, उसका एरिया सेम होगा। थोड़ी सी ऊंची बात है, हो सकता है बाउंसर गई हो, फिर भी ध्यान से सोचोगे तो याद आ जाएगा कि ये इसके नीचे फॉर्म होने वाले रेक्टेंगल्स का एरिया बराबर क्यों है, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया जो है ना वो डिपिक्ट कर रहा है टोटल फिक्स कॉस्ट, और ये बराबर है। ठीक है सर,
एवरेज फिक्स कॉस्ट भी समझ में आ गया। अब एक ही तरह की कॉस्ट बचती है जो हमें यहां पे कैलकुलेट करनी है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट के बारे में तैयारी करें। सर मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जहां भी हमने अब तक मार्जिनल वर्ड पढ़ा है ना, उसका मतलब होता है डिफरेंस, मतलब चेंज। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होगा कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है। जैसे हर बार यहां पे कुछ ना कुछ चेंज आया है, वो चेंज जो है उसी को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। निकाल के बताओ सर कैसे क्या होगा। अभी लीजिए, मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। सर मार्जिनल कॉस्ट मींस द एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पर जो कॉस्ट लगेगी उसी को क्या बोलते हैं? उसी को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। अच्छा, हर बार एक्स्ट्रा बनाने पर एक्स्ट्रा कॉस्ट तो लगेगी। सोच के देखो, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनानी है तो कुछ तो एक्स्ट्रा लगेगा ना, बिल्कुल जीरो तो नहीं हो सकता। कम से कम कॉस्ट भी लगे तो भी जीरो तो नहीं हो सकता ना। देखते हैं, जहां भी हमने आज तक मार्जिनल पढ़ा है सर, उसका फॉर्मूला होता है टी एन माइनस वन। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था तो टी यू एन माइनस वन था। मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा तो टीपीएन माइनस वन था। वैसे यहां पर मार्जिनल कॉस्ट आएगा टोटल कॉस्ट एट एन लेवल माइनस टोटल कॉस्ट एट एन माइनस वन लेवल। मतलब जो भी टोटल कॉस्ट है उससे पहले वाले लेवल का माइनस कर दो। इसलिए जीरो वाले लेवल पे कुछ हमें हासिल नहीं होगा, क्योंकि 600 में से क्या माइनस करूं, पीछे कुछ है ही नहीं। इसके 600 से पहले कुछ था ही नहीं। फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 700 माइनस 600, 100। सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट पर 780 माइनस 700, 80। थर्ड पर 840 माइनस 780, 60। 880 माइनस 840, 40। 940 माइनस 880, 60। 1020 माइनस 940, 80। 1120 माइनस 1020, 100। 1240 माइनस 1120, 120। क्या ये हमेशा सेम रहेगा? नहीं। एक स्टेज के बाद हमारे प्रोडक्शन में क्या होगा? नेगेटिव रिटर्न्स मिलने लगेंगे, तो ये अचानक से तेजी से और बढ़ने लग जाएगा। सो 1395 माइनस 1240, दैट विल बी 155। 1000 minus 795, 1000 minus 795 will be 205। तो इस तरह से हमारा मार्जिनल कॉस्ट का आपको देखने को मिल रहा है। इसको भी ऑब्जर्व करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट में पहले क्या हुआ? ये कम हो रहा है, बिल्कुल कम हो रहा है, मिनिमम लेवल पहुंच गया, 40 इज द मिनिमम लेवल। उसके बाद बढ़ा 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 और ज्यादा बढ़ गया, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट से भी ऊपर निकल गया। सो मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा बनेगा? ये भी यू शेप बनेगा। इसकी भी तैयारी पूरी यू शेप की ही है, समझिए जरा। What is marginal cost? इसको हम बोलते हैं एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। कैसे निकल के आता है मार्जिनल कॉस्ट? इट इज द डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए जो टोटल कॉस्ट में फर्क है उसी को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। इट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ। अब टोटल कॉस्ट हमने बैठे बैठाए तो चेंज होगी नहीं ना। ये क्यों चेंज हो रही है टोटल कॉस्ट? क्योंकि आप एडिशनल प्रोडक्शन करना चाहते हो। बच्चों समझना, आप एक यूनिट बना रहे हो तो जो कॉस्ट लग रही है तो उस कॉस्ट से ज्यादा कब लगेगी? जब दूसरी और बनाओगे, तीसरी और बनाओगे। चेंज कब आएगा कॉस्ट में? जो आप और यूनिट्स बना रहे हो। इट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ
an additional unit of a commodity. किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट बनाने के लिए जो टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा उसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है सर, मार्जिनल कॉस्ट समझ में आ गया. फॉर्मूला क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट एट n लेवल माइनस टोटल कॉस्ट एट n माइनस 1 लेवल. ठीक है सर, टोटल कॉस्ट n लेवल से टोटल कॉस्ट n माइनस 1 लेवल से आपका माइनस करने पर आ जाएगा. मार्जिनल कॉस्ट का एक फॉर्मूला और, टोटल कॉस्ट की जगह मैं ले सकता हूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उससे भी मेरा मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगा. टोटल वेरिएबल कॉस्ट n लेवल पे माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस 1 लेवल पर. कैसे करके दिखाइए सर, देखते हैं. 100 माइनस 0 100, 180 माइनस 100 80, 240 माइनस 180 60, 280 माइनस 240 40, 340 माइनस 280 60. इससे भी आ रहा है. आप समझिए, टोटल कॉस्ट में कोई लेवल पिछले वाले से माइनस करो तो भी उसका मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में करूं तो भी उसका मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा. ऐसा क्यों होता है सर? इसका थोड़ा डेरिवेशन समझाऊं आपको. देखिए भाई, मार्जिनल कॉस्ट का जो पहला फॉर्मूला था ओरिजिनल वाला, वो है टोटल कॉस्ट एट n लेवल माइनस टोटल कॉस्ट एट n माइनस 1 लेवल. जो हमारे पास बैठेगा टोटल कॉस्ट एट n लेवल को मैं बोल सकता हूं क्या कि टोटल कॉस्ट जो आपकी आती है वो होती है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. पता है ना, टोटल कॉस्ट मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट. ये होता है. तो टोटल कॉस्ट की जगह लिख रहा हूं मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट n वाला और टोटल फिक्स कॉस्ट n वाला. ठीक है, ये मैंने किसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया है? टीसी की जगह, टीसी n की जगह. इसमें से माइनस कर रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट n माइनस 1 लेवल, टीवीसी एट n माइनस 1 लेवल और टीएफसी एट n माइनस 1 लेवल. फिर से कंसंट्रेट करना, मिस मत कर देना. मैंने टोटल कॉस्ट की जगह लिखा है टीवीसी प्लस टीएफसी, क्योंकि ये n लेवल पे था तो ये n वाले हैं दोनों. ऐसे ही टोटल कॉस्ट n माइनस 1 वालों के लिए मैंने लिखा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट n माइनस 1 वाले. लेकिन मैं अब बात करूं कि टोटल फिक्स कॉस्ट भले ही n लेवल का हो या भले ही n माइनस 1 लेवल का हो, किसी भी लेवल पे ये तो सेम रहता है, तो मैं n माइनस 1 को हटा ही दूं ना. इसके साथ n माइनस 1 जोड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा ही सेम रह रहा है. n भी लगाऊं, n माइनस 1 भी लगाऊं या कुछ भी नहीं लगाऊं तो भी चलेगा. तो कहने का मतलब, एक जगह पे मेरे पास टीवीसी n था, उसके साथ टीएफसी ऐड था, उसमें से मेरे को माइनस करना था टीवीसी n माइनस 1 जिसके साथ टीएफसी ऐड था. टीएफसी से टीएफसी कैंसिल होगा कि नहीं? होगा सर. एंड में आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा टीवीसी n माइनस 1 वाला, और इसमें से टीवीसी n वाला, और उसमें से टीवीसी n माइनस 1 वाला आप माइनस कर दोगे. कहने का मतलब, ये वाले टीसी के अंदर कुछ फिक्स कॉस्ट है, इस वाले टीसी के अंदर भी कुछ फिक्स कॉस्ट है. उन दोनों फिक्स कॉस्ट को आपस में कैंसिल आउट कर दो तो ये बचता है. एनी ऑफ दीज कैन बी द फॉर्मूला. लेकिन एक नोटवर्दी बात क्या है कि कभी भी मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करूंगा ना भाई, ये पता होगा ना आपको कि सिग्मा मार्जिनल कॉस्ट करने पर आपके पास टोटल कॉस्ट आना चाहिए. ऐसा नहीं होगा. सिग्मा मार्जिनल करने पर आपके पास आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टीवीसी निकाल सकते हो आप सारे मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करके, उससे टीसी नहीं निकलेगा. कैसे सर? 100 और 80 ऐड करना भाई, कितना आता है? 180 आ रहा है सर. 100 80 60 तीनों को ऐड करना कितना आता है सर? 240 आएगा. 240 ही तो है टीवीसी. मतलब मार्जिनल कॉस्ट का सम करने पर मुझे मिलेगा टीवीसी, न कि टीसी. ठीक है, बड़ी आसान सी बात है. व्हेन वी एड अप ऑल द मार्जिनल कॉस्ट वी गेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंस्टेड ऑफ टोटल कॉस्ट. ये सारी बातें हो गई, ये डेरिवेशन हो गया.
जरा इस फॉर्मूले के बारे में बात करें, सॉरी इसके कर्व के बारे में बात करें। सर मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनेगा थोड़ा ऐसा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनेगा थोड़ा यू शेप, लेकिन वो यू शेप एक्सटेंड होकर के आगे चली जाएगी, तो उसको मैं बोल सकता हूं कि ये जे शेप्ड कर्व बनेगा, नाइकी जैसा निशान बनेगा, नाइकी का सिंबल। इसी पे अगर एवरेज कॉस्ट बनाऊं तो एवरेज कॉस्ट कहीं यहां कहीं बनेगा, दिस इज एवरेज कॉस्ट। इसी पर अगर एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बनाऊं तो वो ऐसा कुछ बनेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नोटिस करने वाली बात यह है कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के जो मिनिमम पॉइंट होंगे ना, वो मिनिमम पॉइंट पे आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करेगा। MC कट्स AC and AVC at their lowest point, at their lowest point। MC और AC, सॉरी MC AC और AVC को लोएस्ट पॉइंट पे कट करेगा, जीरो कॉस्ट और एक तरफ है आउटपुट। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये सारी वैल्यूज कैसे निकलती हैं, इनके सब पे फॉर्मूले। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अलग अलग तरह के कर्व्स, अलग अलग तरह के कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स, और उनका मतलब क्या होता है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। एक बार सारे फॉर्मूले में फिर भी समराइज कर देता हूं, जिससे आपको इजी हो जाएगा। फॉर्मूले एज सच याद करने की जरूरत नहीं लग पड़ती है, पर आप प्रोवाइडेड आप सफिशिएंट प्रैक्टिस करें उसकी, आपको फॉर्मूला अपने आप ही क्लिक होगा जब आप अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसके बारे में सोचेंगे। तो खैर सारे फॉर्मूले देखें जरा, क्या क्या फॉर्मूला यूज होंगे इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। भाई पहला है कि आपका टोटल कॉस्ट होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर आपका एवरेज कॉस्ट आता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी से, या एवरेज कॉस्ट आप निकाल सकते हो कैसे, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके। सर एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलता है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी से भी निकल जाता है, या आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट निकलेगा तो निकलेगा एवरेज कॉस्ट में से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लेस करके, मतलब इस वाले फॉर्मूले से मैंने डिराइव किया है। ठीक है सर अगला फॉर्मूला है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, वो कैसे निकलेगा, सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी कर देंगे तो निकल आएगा। या दूसरा फॉर्मूला विल बी ABC इक्वल्स टू AC माइनस AFC। अगेन मैंने इसी फॉर्मूले से ABC का फॉर्मूला निकाल लिया, डिराइव कर लिया। तो इतने सारे फॉर्मूले नहीं है, ये अलग अलग फॉर्मूले के वर्जन्स हैं, हमने डिराइव किए हैं। सर टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा, देखो भाई एक तो तरीका क्या हुआ कि टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो, दूसरा तरीका हुआ TFC निकालने का कि आपने जो AFC निकाल रखा है ना उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। ये कैसे हुआ, अरे भाई AFC होता है TFC अपॉन Q, तो TFC क्या होगा, AFC इंटू Q, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, AFC इंटू Q। सर ऐसे ही एक फॉर्मूला था किसका, एक फॉर्मूला था TVC का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करके। या कैसे निकल सकता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ सकता है AVC इंटू Q करके। सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट था TVC अपॉन Q, तो TVC क्या हो जाएगा, Q को उधर मल्टीप्लाई करो, AVC इंटू Q, AVC इंटू Q। मैंने आपको एंड में जाते तो बताया था कि TVC का एक फॉर्मूला और बनता है कि TVC होता है सिग्मा MC, मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करोगे ना तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट नहीं आएगा, ध्यान रखना है बात। सर मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, दो फॉर्मूले इसके, एक तो TCN
माइनस TC n माइनस 1, और दूसरा फॉर्मूला हुआ मार्जिनल कॉस्ट का TVC n माइनस TVC n माइनस 1। ये सारे अलग अलग तरह के फॉर्मूले हमारे सामने हैं और अलग अलग तरह के कर्व्स में आपको समझा चुका हूं। हम अब थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल करेंगे कि भाई अगर इन वैल्यूज में से कुछ वैल्यूज मिसिंग हो तो क्या हम उन वैल्यूज को इन फॉर्मूले का एप्लीकेशन करके निकाल सकते हैं या नहीं। नाउ लेट्स टेक अ न्यूमेरिकल एग्जांपल बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज कि हम कैसे बाकी सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। आपको एक टेबल यहां दिख रही होगी, ये उसी डेटा पे बेस्ड टेबल है जो अपने इससे पहले यूज किया था ये कर्व्स वगैरह बनाने के लिए। आप देखेंगे यहां पे मैंने लगभग सब कुछ हटा दिया, मतलब हर एक लाइन में सिर्फ एक एक फिगर है और बाकी कुछ भी नहीं है। फिर भी हम बाकी सारे फिगर्स को जज कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम लोग ये 6 यूनिट तक के सारे फिगर्स को कंप्लीट कर लेंगे। बस हमें क्या चीज की नॉलेज होना जरूरी है, ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, और ये फॉर्मूले तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, इतने आसान है। तो ऑब्जर्व करते हैं स्टार्टिंग से। यूनिट 0 वहां पर आपको TFC नहीं पता, TVC नहीं पता, टोटल कॉस्ट जरूर पता है, और बाकी कुछ तो 0 यूनिट पे निकलता भी नहीं है, मतलब हमारे लिए इररिलेवेंट है। सो TC पता है क्या, उससे TVC TFC पता की जा सकती है। एक बात तो तय है कि अगर आउटपुट 0 है, अगर आउटपुट क्या है 0, तो उस केस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी, बिकॉज एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं कहता हूं कि TVC का फर्स्ट वैल्यू होगा 0। जो भी मैं नया निकाल रहा हूं उसको एक स्क्वायर के अंदर पुट कर देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हमने क्या क्या निकाला है। TVC 0, TC 600, तो क्या TFC निकाल सकते हैं? हम TFC का फॉर्मूला देखते हैं। TFC का एक फॉर्मूला है, TC में से माइनस कर दो TVC को, तो TC में से माइनस कर दो TVC को, तो 600 आ जाएगा। अरे सर, वैसे भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट टोटल फिक्स कॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट। 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, सिर्फ एक फिक्स कॉस्ट ही तो लगेगी, इसलिए टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर होंगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है। सो क्या मैं मार्जिनल कॉस्ट से कुछ निकाल सकता हूं? हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल पाएंगे अगर हम मार्जिनल कॉस्ट को टोटल कर देंगे, तो ऐसा कर सकते हैं। या हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमको मार्जिनल कॉस्ट पता है और हमको TC n-1 पता है, तो हम TC निकाल सकते हैं। समझना, n है 1, n-1 हुआ 0, TC n-1 पता है, TCn निकालना है, MCn पता है। क्या इस फॉर्मूले को लगा करके मैं वैल्यू निकाल पाऊंगा? निकाल सकता हूं। कोई भी तरीका अपनाओ। जैसे मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं समेशन MC कर रहा हूं, सारे MCs को ऐड कर रहा हूं, तो TVC निकल आएगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या है TVC का? TVC का एक फॉर्मूला है सिग्मा MC, कि सारे मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करने पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगा। तो मैं ऐसा कर लेता हूं। तो अब तक सारे में तो एक ही है, 100 विल बी योर TVC। कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने? TVC इक्वल्स टू सिग्मा MC। फिर से बोलता हूं कैसे किया। सारे मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करने पर किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल का TVC आ जाता है, तो मैंने कर दिया। सारे में सिर्फ एक ही वैल्यू है, 2-3 होती तो मैं सबको कर देता, लेकिन एक ही वैल्यू, मतलब फर्स्ट यूनिट के तो एक ही वैल्यू है ना, उससे पहले तो मार्जिनल कॉस्ट होता ही नहीं है। 100 प्लस नथिंग एल्स इक्वल्स टू 100, तो हो जाएगा TVC 100। TVC पता पड़ा है सर, TFC TC कैसे निकालें? आप एक चीज जान लीजिए कि टोटल फिक्स कॉस्ट तो हर जगह पे सेम होती है, तो ये तो 1 पे भी 600 ही होगी, 2 पे भी 600 ही होगी, कुल मिला के हर जगह ये 600 ही होगी। 600 इट इज 600 एवरीवेयर। ठीक है, सो दिस इज योर TFC। TFC हर पॉइंट पे 600 है, TVC 100 है। TFC और TVC को ऐड करने पर हमें TC मिल जाता है, तो फर्स्ट लेवल का TC आ जाएगा। फिर से बोलता हूं, TC का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट इज TFC प्लस TVC। तो टोटल कॉस्ट TFC और TVC को ऐड करके आएगा, तो 600 और 100 को ऐड करें तो 700 भी तो मेरा TC आ जाएगा। यस, बिल्कुल सही।
टीसी आ गया, एसी आ जाएगा। कैसे? टीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी इज एसी। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी। 700 डिवाइड बाय 1। मुश्किल समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन में क्या मुश्किल आएगी? सारे फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, तब जाके इस तरह के क्वेश्चन होंगे। 700 डिवाइड बाय 1, 700। सोचो एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है? सर एक फॉर्मूला तो होता है टीवीसी डिवाइड बाय क्यू। क्या टीवीसी है क्वेश्चन में? हाँ टीवीसी है। क्या क्यू है क्वेश्चन में? हाँ क्यू भी है। कर दो ना, 100 डिवाइड बाय 1, एबीसी आ गया 100। सर एएफसी कैसे निकलता है? एएफसी भी आपका टीएफसी डिवाइड बाय क्यू से निकल जाएगा। क्या क्वेश्चन में टीएफसी है? बिल्कुल है। सर एएफसी का फॉर्मूला था ना, एएफसी इक्वल्स टू टीएफसी डिवाइड बाय क्यू। ये लगा दो। टीएफसी 600 डिवाइड बाय क्वांटिटी 1, 600 डिवाइड बाय 1, एएफसी इज 600। इनफैक्ट मैं बोलता हूं कि अगर आपके पास हर लेवल का टीएफसी है तो हर लेवल का एएफसी निकाल दो ना, व्हाई टू वेट। ठीक है, टीएफसी डिवाइड बाय क्वांटिटी करता जाऊंगा और हर लेवल का एएफसी निकलता जाएगा। ठीक है, सो 600 डिवाइड बाय 2, 300, 600 डिवाइड बाय 3, 200, 600 डिवाइड बाय 4, 150, 600 डिवाइड बाय 5, 120, 600 डिवाइड बाय 6, 100। ये सारी एएफसी की वैल्यूज हमने निकाल दी। तो देखो बहुत सारा पोर्शन अब कवर हो चुका है, फिर भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड लेवल पर हम क्या करेंगे ना, एक एक रो को खत्म करते जाएंगे और जैसे जैसे जो कॉलम पूरे हो सकते हैं वो हमने कर दिए, और कोई चीज ऐसी है नहीं जो पूरी एक साथ एक कॉलम में हो जाए। अब रो वाइज वापस जाते हैं आगे। क्या सेकंड रो में जब 2 यूनिट की बात हो रही है, 2 यूनिट पे कुछ ऐसा है जिससे हम टीसी निकाल सकें? सर टीसी होता है टीवीसी प्लस टीएफसी। टीसी होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। ऐड कर दो दोनों को, दिस विल बी 780। 780 आ गया। एसी आ जाएगा। कैसे? एसी इक्वल्स टू टीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी। एसी इक्वल्स टू टीसी डिवाइड बाय क्यू। एसी का फॉर्मूला क्या है? टीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी। उससे भी काम हो जाएगा। टीसी मतलब 780 डिवाइड बाय क्वांटिटी, इससे भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 390। ऑलराइट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? सर 2 तरीके हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से। देखो ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का एक फॉर्मूला टीवीसी डिवाइड बाय क्यू। दूसरा तरीका क्या है सर? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा तरीका है कि अगर आपको एसी दे रखा है तो उसमें से एएफसी माइनस कर दो। एसी दे रखा है, उसमें से एएफसी माइनस कर दो। 390 में से 300 माइनस कर दो तो भी 90 आएगा। और ऐसा ना करके 180 डिवाइड बाय 2 करोगे तो भी 90 आएगा। मतलब टीवीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी करूंगा तो भी, और एसी माइनस एएफसी करूंगा तो भी मेरे पास एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। आ गई है। ठीक है, रह गया लास्ट मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या? टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1, या फिर टीवीसीएन माइनस टीवीसीएन माइनस 1, कुछ भी करो। देखो भाई, याद है ना मार्जिनल कॉस्ट के 2 फॉर्मूले, एमसी इक्वल्स टू टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1 या टीवीसीएन माइनस टीवीसीएन माइनस 1। कुछ भी करने पर 80 ही आएगा। 780 माइनस 700 तो भी 80, 180 माइनस 100 तो भी 80। तो ओवरऑल मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 80 हो गया। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड रो हो गई। थर्ड रो की तरफ चलते हैं। हमें टोटल फिक्स कॉस्ट पता है, टोटल कॉस्ट पता है। इन दोनों का डिफरेंस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता होगा, है ना? सोच के देखो। नहीं सोच पा रहे? फॉर्मूला देख लो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का एक फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो। तो टोटल कॉस्ट जो मेरे पास 840 है, उसमें से 600 लेस करने पर मेरे पास 240 का टोटल वेरिएबल कॉस्ट आता है। ठीक है सर, ये भी ठीक है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। 840 डिवाइड बाय 3, सो दिस विल बी 280। डन। सर एसी पता पड़ गया, एबीसी निकालने के लिए एसी में से एएफसी लेस कर दें तो 80 आ जाएगा। या फिर
टीवीसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, 240 डिवाइड बाय 3 कर दें तो भी 80 आ जाएगा। अभी सब कनेक्ट होने लगा है ना। आप ऐसा कर सकते हो कि एक फॉर्मूले को तो कैलकुलेट करने के लिए यूज कर लो और दूसरे फॉर्मूले को क्रॉस चेक करने के लिए यूज कर लो, राइट? कि भाई 280 माइनस 200 से 80 आया, अभी 80 को क्रॉस चेक करना है तो 240 डिवाइड बाय 3 कर दिया तो भी 80 आ गया, तो क्रॉस चेक हो गया। ओके, एनीवेज आगे चलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा? टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1 या फिर टीवीसीएन माइनस टीवीसीएन माइनस 1, दोनों से ही क्या आ रहा है वैल्यू? 40 60 का वैल्यू आ रहा है। 840 माइनस 780 60, 240 माइनस 180 60, दोनों ही वैल्यू कितनी है? 60। अच्छा चल रहा है, सब समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैल्यू में हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट है, हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट है, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। निकाल सकते हैं क्या? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, उससे टोटल निकाल सकते हैं क्या? हाँ, निकाल सकते हैं। एज सच टीवीसी का फॉर्मूला क्या है? एक और, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो 70 है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 280 का हमारे पास आ गया है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आप देख रहे हैं ना कितने छोटे से डेटा से हमने कितना सब कैलकुलेट कर लिया। मतलब हर लाइन में एक वैल्यू चाहिए हमको, हम सब निकाल देते हैं। 280 हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है, टोटल फिक्स कॉस्ट भी है, दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 600 प्लस 280, 880 इज आर, इट इज आर टोटल कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स करेंगे, 880 डिवाइड बाय 4 करेंगे, दैट इज 220 एंड दिस विल बी आर एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। 880 डिवाइड बाय 4, 220 की हमारी एवरेज कॉस्ट आ गई। दूसरा तरीका एवरेज कॉस्ट का क्या था? 70 और 150 को ऐड करता तो भी एवरेज कॉस्ट आ जाती, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट को ऐड करके एवरेज कॉस्ट आ सकती है। तो 70 और 150 को ऐड करके 220 आता है क्या? हाँ, हमने क्रॉस चेक कर लिया। सर मार्जिनल कॉस्ट के लिए क्या फॉर्मूला? टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1 या फिर टीवीसीएन माइनस टीवीसीएन माइनस 1, दोनों से एक ही आंसर आएगा। यहां से भी 40 आता है, यहां से भी 40 आता है। 880 माइनस 840 तो भी 40, 280 माइनस 240 तो भी 40। ओवरऑल हमारा आंसर आया 40। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास एवरेज कॉस्ट दे रखा है तो दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि एवरेज कॉस्ट से डायरेक्टली टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सॉरी, टोटल कॉस्ट 188 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आना चाहिए मेरा एवरेज कॉस्ट। सो इट शुड बी 940। फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। 188 इंटू 5 करें तो दिस शुड कम 940। बिल्कुल सही है। 188 इंटू 5 940, मेरा 940 टोटल कॉस्ट आ गया। मैं टोटल कॉस्ट दे रखा है और टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकता हूं। 340 विल बी माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर 340 आ गया। 340, अब यहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगा इससे, 340 डिवाइड बाय 5 करने से। सो 340 डिवाइड बाय 5, 68 मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया। सर क्रॉस चेक कर लेते हैं, 120 और 68, 188। हाँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट को ऐड करके एवरेज कॉस्ट आ रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा फिगर सही है सब कुछ। अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट। फिर से बताता हूं, TCN माइनस TCN माइनस 1 या फिर TVCN माइनस TVCN माइनस 1, 940 माइनस 880 तो भी 60, 340 माइनस 280 तो भी 60। मतलब आपसे गलती होने का चांस ही नहीं है। आपको दो दो फॉर्मूले पता है तो आप एक से तो सॉल्व करते हो, दूसरे से क्रॉस चेक करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। हमें दे रखा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और हमें दे रखा है टोटल फिक्स कॉस्ट। दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट 1020। टोटल कॉस्ट मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का टोटल। तो 420 और 600 को ऐड करा तो 1020 आया।
अगला एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, 1020 डिवाइड बाय 6, सो इट विल बी 180, नो 170, 170 का हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ गया। इसको भी डब्बे में बंद कर देते हैं, ये भी हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है सर, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वो कैसे निकलेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय 6, या फिर दूसरा तरीका क्या है? एवरेज कॉस्ट में से एवरेज फिक्स कॉस्ट लेस कर दो। दोनों ही केसेस में 70 आता है। कैसे हुआ सर? एसी 170 माइनस एएफसी 100, 170 माइनस 100 से भी 70 आता है, या 420 टीवीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी 420 डिवाइड बाय 6, इससे भी 70 आता है। दोनों ही तरीके से 70 आया, क्रॉस चेक हो गया। लास्ट है मार्जिनल कॉस्ट, कैसे निकलेगा? फिर से बताता हूं, 1020 माइनस 940 करो तो भी, 420 माइनस 380 करो तो भी, दोनों ही केसेस में हमारा मार्जिनल कॉस्ट विल बी 80। कैसे आता है सर? टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1 या टीवीसीएन माइनस टीवीसीएन माइनस 1, इस सब से हमारा मार्जिनल कॉस्ट आ गया। और इस तरह से हमारी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास डेटा कितना था? सिर्फ ये था, ये था, इस लाइन में ये था, इस लाइन में ऐसा था, इस लाइन में ऐसा था, और इस लाइन में सिर्फ ये था। इतने से डेटा से हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। ओके।